स्वागत है आप सभी का संस्कार की ऑनलाइन क्लास में। मैं पवन स्वामी आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज बहुत लंबे समय बाद में मैं लाइव क्लास या ऑनलाइन क्लास लेके आ रहा हूँ और काफ़ी दिन हो गए अपनी क्लास को हुए भी। तो अपना जो टॉपिक चल रहा था वो अधिगम का टॉपिक चल रहा था और अधिगम में हम अधिगम की परिभाषा के बारे में हमने बात कर ली थी। उसके बाद में अधिगम की विशेषताओं के बारे में भी हमने बात की थी। फिर हमने उसके बाद में अधिगम के सिद्धांतों की हमने बात की थी। तो एक बार अधिगम के बारे में एक बार फिर से हम थोड़ा सा देखते हैं। अधिगम का अर्थ क्या होता है? अधिगम जो है, अधिगम का अगर हम सामान्य रूप से देखते हैं तो अधिगम का अर्थ होता है सीखना। अधिगम का अर्थ क्या होता है? सीखना। यानी अधिगम का मतलब होता है सीखना, लर्निंग। अधिगम का मतलब होता है लर्निंग। लेकिन साइकोलॉजी में, मनोविज्ञान में अधिगम के दो अर्थ लिए जाते हैं। एक संकीर्ण अर्थ लिया जाता है और एक व्यापक अर्थ लिया जाता है। तो संकीर्ण अर्थ जो लिया जाता है वो होता है सीखना और दूसरा जो व्यापक अर्थ लिया जाता है वो लिया जाता है व्यवहार में परिवर्तन। व्यवहार में परिवर्तन। देखिए, हमने अधिगम के बारे में, अधिगम की विशेषताओं के बारे में, अधिगम की विशेषताओं के बारे में या अधिगम की जो परिभाषा उसके संबंध में बहुत ही विस्तार से हमने बात की थी। और अधिगम जो है वो रीट का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है। लगभग 5 से 6 प्रश्न अकेला एक अधिगम जो है वो कंडक्ट करता है। 6 से 7 प्रश्न अकेले अधिगम से आ जाते हैं। और इसके अलावा जितने भी मेथड्स आपके आते हैं, चाहे हिंदी की बात करें, चाहे सामाजिक ज्ञान की बात करें या फिर अन्य किसी लैंग्वेज की बात करें, तो उन सभी में मिलाकर लगभग 1-2 क्वेश्चन और अधिगम से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछ लेते। लगभग 7 से 8 क्वेश्चन जो है वो अधिगम से आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम अधिगम की बात करते हैं। अधिगम का अर्थ होता है, एक तो होता है संकीर्ण अर्थ और दूसरा होता है व्यापक अर्थ। तो अधिगम, यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि अधिगम का अर्थ है। देखिए, बहुत बार परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बनाया गया है कि अधिगम का अर्थ होता है। तो पहला ऑप्शन दिया देते हैं उसके अंदर सीखना, दूसरा देते हैं उसमें व्यवहार में परिवर्तन, और तीसरा उसके अंदर ऑप्शन जो होता है वो दे देते हैं व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। देखिए, यहाँ पर व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वो क्या होता है? अधिगम होता है। लेकिन ये परिवर्तन भी कैसा होना चाहिए? स्थायी परिवर्तन होना चाहिए। व्यवहार में कैसा परिवर्तन होना चाहिए? स्थायी परिवर्तन। यानी यदि व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होता है, और ये स्थायी परिवर्तन जो है अभ्यास, अनुभव और प्रशिक्षण, अभ्यास, अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में जो स्थायी परिवर्तन होता है किसी भी व्यक्ति के, किसी भी प्राणी के, वो परिवर्तन ही क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। समझ में आ गया आपको? एक सीधे शब्दों में अगर हम बात करें तो अधिगम क्या है, अधिगम का अर्थ क्या होता है, अधिगम किसे कहते हैं, तो एक प्राणी के अथवा एक व्यक्ति अथवा बालक के व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, और वो स्थायी भी परिवर्तन कैसा? अभ्यास, अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा अगर परिवर्तन होता है तो वो कौन सा कहलाता है? अधिगम कहलाता है। वो क्या कहलाएगा? अधिगम कहलाएगा। देखिए, इसके साथ साथ हम एक प्रश्न और की बात करते हैं। कई बार प्रश्न आता है कि निम्न में से स्थायी परिवर्तन, निम्न में से अधिगम या स्थायी परिवर्तन नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, स्थायी और अस्थायी परिवर्तन दोनों के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पर स्थायी परिवर्तन, स्थायी परिवर्तन। देखिए, परिवर्तन का मतलब यहाँ पे किसमें परिवर्तन है? व्यवहार में परिवर्तन। एक व्यक्ति अथवा बालक के व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है? एक तो स्थायी परिवर्तन और एक अस्थायी परिवर्तन। स्थायी परिवर्तन और दूसरा अस्थायी परिवर्तन। तो देखिए, स्थायी परिवर्तन, अभ्यास, अगर व्यक्ति अथवा बालक अथवा प्राणी बार बार अभ्यास करता है। देखिए, आपने सर्कस में देखा होगा, एक शेर होता है, बहुत ही खूंखार और खतरनाक जानवर होता है, और उस शेर को टेबल के ऊपर बैठना, फुटबॉल खेलना, एक हाथी को फुटबॉल खेलना, कितने सारे काम सिखा दिए जाते हैं। तो वो किसके द्वारा सिखाए जाते हैं? अभ्यास के द्वारा। या फिर उनको क्या दिया जाता है? प्रशिक्षण दिया जाता है। क्या दी जाती है? उनको ट्रेनिंग दी जाती है। एक ही चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है, बार बार अभ्यास करवाया जाता है, या फिर अनुभव द्वारा। अनुभव के बारे में मैं बहुत बार एक एग्जांपल आपको बताता हूं कि अगर एक छोटा बच्चा है जिसको पता नहीं होता, उसके बाद सामने पहली बार मोमबत्ती लेकर जाते हैं, वो मोमबत्ती को पकड़ लेता है, हाथ जल जाता है। लेकिन दूसरी बार अगर उसके सामने मोमबत्ती लेकर जाते हैं तो वो मोमबत्ती नहीं पकड़ता है। ये क्या है? अनुभव है। ये क्या है? अनुभव है। तो एक व्यक्ति अथवा प्राणी को अभ्यास द्वारा,
प्रशिक्षण द्वारा या अनुभव द्वारा परिवर्तन होगा, वो परिवर्तन कैसा होगा? स्थायी परिवर्तन होगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे हम अस्थायी परिवर्तन की बात करते हैं। अस्थायी परिवर्तन क्या क्या होता है? मूल प्रवृत्ति, मूल प्रवृत्ति जो है वो क्या है? अस्थायी परिवर्तन है। ठीक है ना, अस्थायी परिवर्तन है। ठीक है ना। इसके अलावा हम बात करते हैं थकान। थकान से अगर एक व्यक्ति के व्यवहार में जो परिवर्तन है वो परिवर्तन कैसा है? अस्थायी परिवर्तन है। अभी आप कहोगे कि भाई मूल प्रवृत्ति का तो ठीक है, एक जो है जानवर होता है, एक शेर होता है, उसकी मूल प्रवृत्ति होती है किसी भी जानवर को मारना, खाना या उसका शिकार करना। लेकिन अगर वही जानवर, वही शेर अगर एक व्यक्ति के साथ खेलता है, एक बच्चे के साथ खेलता है, तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है? उसकी मूल प्रवृत्ति के विरुद्ध वो क्या हो गया? उसके अंदर बदलाव हो गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो मूल प्रवृत्ति हमेशा के लिए उसके अंदर समाप्त हो गई। ये मूल प्रवृत्ति उसके अंदर अभी भी बनी हुई है। ठीक है ना। थकान, एक व्यक्ति जो है वो थक जाता, बहुत ही सिंसियर है, उसका सामान्य व्यवहार है, बहुत ही शालीन उसका व्यवहार है, लेकिन थकान के कारण कभी कभी वो गुस्सा कर लेता है। इसका मतलब उसके व्यवहार में स्थायी परिवर्तन नहीं हुआ है, वो परिवर्तन कैसा है? अस्थायी परिवर्तन है। थोड़ी सी देर थकान हुई, इसको किसी ने परेशान किया, उसने गुस्सा किया, तो थकान की वजह से। या फिर हम बात कर सकते हैं संवेग। संवेग जैसे क्रोध है, दुख है, ठीक है ना, ये सारे क्या हैं? संवेग है। और इन संवेगों के कारण कुछ समय के लिए व्यक्ति के व्यवहार में जो परिवर्तन हो जाता है वो परिवर्तन कैसा है? अस्थायी परिवर्तन है। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं मादक पदार्थों का सेवन। मादक पदार्थों का सेवन, अगर कोई मादक पदार्थ व्यक्ति ने ग्रहण कर लिया है तो कुछ समय के लिए उसके व्यवहार में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। लेकिन वो परिवर्तन कैसा नहीं है? स्थायी परिवर्तन है। वो परिवर्तन कैसा है? अस्थायी परिवर्तन है। इसी के साथ परिपक्वता, इसको भी किस में काउंट करते हैं? अस्थायी। देखिए इसको बहुत बार यहाँ से परिपक्वता शब्द देते हैं, इनमें से स्थायी परिवर्तन नहीं है। अभ्यास, प्रशिक्षण, अनुभव और चौथा शब्द क्या देते हैं? परिपक्वता देते हैं। तो ये परिपक्वता ऐसा लगता है कि स्थायी परिवर्तन, लेकिन स्थायी परिवर्तन नहीं है, बल्कि कैसा है? अस्थायी परिवर्तन है। तो स्थायी और अस्थायी परिवर्तन, एक व्यक्ति के व्यवहार में स्थायी व एक शब्द और जोड़ देते हैं यहाँ पे, वांछित। स्थायी और वांछित, एक व्यक्ति के व्यवहार में स्थायी और वांछित। अब आप ये कहोगे कि वांछित यहाँ पे क्या है? वांछित का मतलब क्या है? एक बच्चे को हम स्कूल के अंदर पढ़ने के लिए भेजते हैं। अब वांछित परिवर्तन क्या होना चाहिए? अगर बच्चा स्कूल में जाएगा तो निश्चित रूप से वो अनुशासन सीखेगा, अच्छे से सभ्य बोलना सीखेगा, अच्छे से बात करना सीखेगा, पढ़ाई लिखाई करना सीखेगा। लेकिन वही बच्चा स्कूल में आकर अगर चोरी करना सीखता है तो वो परिवर्तन कैसा है? अवांछित परिवर्तन। कैसा परिवर्तन है? अवांछित परिवर्तन। अर्थात जैसा परिवर्तन होना चाहिए वैसा न होकर उसके अपेक्षाकृत अन्य किसी प्रकार का परिवर्तन होता है, तो वो कैसा है? अस्थायी परिवर्तन है, सॉरी अवांछित परिवर्तन है। लेकिन अगर बच्चा विद्यालय में जाता है, विद्यालय में जाने के बाद में पढ़ाई लिखाई करना, व्यवहार में शालीनता ये सीखता है, तो ये कैसा है? वांछित परिवर्तन। तो व्यवहार में, किसके व्यवहार में? प्राणी के व्यवहार में स्थायी व वांछित परिवर्तन अगर होता है तो वो वांछित परिवर्तन किसके माध्यम से होगा? अभ्यास, अनुभव और प्रशिक्षण के माध्यम से होगा। तो वो क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये यहाँ से एक प्रश्न बनता है, स्थायी और अस्थायी परिवर्तन, इसको आप ध्यान से देख लेना। इसके बाद में हमने बात की थी यहाँ पे सामान्य, एक बार मैंने आपको ये रिपीट कर दिया है और इन सब के बारे में हमारी पहले बात हो चुकी है। अधिगम क्या है, अधिगम की विशेषताएं हैं, गिलफोर्ड की परिभाषा आ गई थी, स्किनर की परिभाषा आ गई थी, इसके अलावा और 3-4 परिभाषाएं और आ गई थी, क्रो एंड क्रो की परिभाषाएं आ गई थी, ठीक है ना। तो ये सारी परिभाषाओं के बारे में हम बात कर चुके थे। उसके बाद में हमने बात की थी कि अधिगम के जो सिद्धांत हैं, अधिगम के सिद्धांत, तो अधिगम के सिद्धांत जो थे उन सिद्धांतों को हमने 2 भागों में डिवाइड किया था। एक तो व्यवहारवादी और दूसरा हमने बात की थी संज्ञानवादी, ठीक है ना। अधिगम के जो सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों को हमने 2 भागों में डिवाइड किया था और दोनों प्रकार के सिद्धांतों की हमने बात की थी। व्यवहारवादी सिद्धांत कौन से और संज्ञानवादी सिद्धांत कौन से। व्यवहारवादी का मतलब देखिए, व्यवहार के बारे में भी हमने बहुत सारी बात की थी कि सबसे पहले व्यवहार शब्द का प्रयोग जो है 1905 में किया गया था,
ठीक है ना। सबसे पहले व्यवहार शब्द का प्रयोग कौन से सन में किया जाता है? 1905 में किया जाता है, ठीक है ना। 1905 में विलियम मैकडूगल ने किया था 1905 में। फिर उसके बाद में 1913 के अंदर, ठीक है ना, वाटसन ने जो है व्यवहारवादी संप्रदाय जो है उसकी स्थापना की थी। तो व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कर किसका होता है? 1905 में। व्यवहारवाद संप्रदाय का जनक कौन है? जे वाटसन है, ये विलियम मैकडूगल और ये वाटसन है। तो इसके बारे में हमने बात की थी। व्यवहार क्या होता है? एक व्यक्ति के द्वारा जो कार्य किया जाता है वो कार्य क्या कहलाता है? व्यवहार कहलाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने दो प्रकार की बात की थी। अब बात करते हैं संज्ञान क्या होता है। संज्ञान का सेट हटा दो, क्या बचता है? ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना, जानकारी प्राप्त करनी, नॉलेज। तो ये क्या कहलाता है? संज्ञान। यानी ऐसा सिद्धांत जिसके द्वारा हम कार्य करते हैं और कार्य करने के बाद में सीखते हैं, कार्य करते हैं, बार बार कार्य करते हैं और उसके बाद में सीखते हैं, वो तो क्या कहलाता है? व्यवहारवादी। संज्ञानवादी यानी जिस ऐसा कोई सिद्धांत जिसमें हम सीधा ज्ञान प्राप्त करते हैं और ज्ञान प्राप्त करने के साथ साथ हम क्या करते हैं? सीखते हैं, वो क्या कहलाता है? संज्ञानवादी। तो देखिए, सबसे पहले हमने इसके अंदर बात की थी कि संज्ञानवादी जो मनोवैज्ञानिक है, सबसे पहले हम बात करते हैं स्किनर, थॉर्नडाइक, ठीक है ना। स्किनर की बात की थी, थॉर्नडाइक की बात की थी, क्लार्क हल की बात की थी, ठीक है ना। स्किनर है, थॉर्नडाइक है, क्लार्क हल है, ठीक है ना। इसके साथ साथ हम बात करते हैं पावलोव है। ये 4-5 मुख्य मनोवैज्ञानिक हैं, ठीक है ना। गुथ्री है, ठीक है ना। इधर हम संज्ञानवाद की बात करते हैं। संज्ञानवादी कौन से मनोवैज्ञानिक है? कोफका है, कोहलर है, ठीक है ना, वर्दीमर है, मैक्स वर्दीमर, और कुर्तलेविन है, ठीक है ना। तो ये कौन से हैं? संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक, यानी ऐसे मनोवैज्ञानिक जिनके सिद्धांतों से हम सीधा ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? संज्ञानवादी। और जहां पर हम कार्य करने के बाद में सीखते हैं, वो क्या कहलाते हैं? व्यवहारवादी। दूसरा, इसके अंदर हमने बात की थी कि यहां पर जो है यंत्रवत कार्य किया जाता है। यंत्रवत कार्य का मतलब समझते हो ना आप? बार बार अभ्यास करना। कोई चीज़ छोटे बच्चे को हम कै लिखना सिखाते हैं, एक बार सिखाते हैं, दूसरी बार, तीसरी बार, 4 बार, 5 बार, लगातार उसको अभ्यास करवाते जाते हैं और एक समय ऐसा आता है कि वो अपने आप क्या कर जाता है? सीख जाता है। यहाँ पर हम बात करते हैं यंत्रवत कार्य नहीं किया जाता है। यहाँ पे मशीन की तरह कार्य नहीं किया जाता, बल्कि यहाँ पर क्या किया जाता है? मशीन की तरह कार्य किया जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं अधिगम जो होता है वो क्या होता है? धीरे धीरे। अधिगम धीरे धीरे होता है। अधिगम जो होता है वो कैसे होता है? धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। पहले कै सीखता है बच्चा, उसके बाद में खै सीखता है, गै सीखता है, ऐसा नहीं। और यहाँ पे संज्ञानवादी जो है ना, इसके अंदर विचार करते समय, सोचते समय, देखते समय, ठीक है ना, यहाँ पर बच्चा अचानक सीखता है। कैसे सीखता है? अचानक। उसके अंदर सूझ उत्पन्न होती है, बुद्धि उत्पन्न होती है, तर्क वितर्क करता है, सोचता है, विचार करता है, सूझ उत्पन्न होती है और क्या करता है? अचानक सीखता है। इसके बाद में हमने बात की थी यहाँ पे जो होता है उद्दीपक होता है। व्यवहारवाद में क्या होता है? उद्दीपक होता है, अनुक्रिया होती है, मोटिवेशन होता है, ठीक है ना। और चौथा यहाँ पर हमने बात की थी पुनर्बलन होता है। पुनर्बलन तो वैसे सारे अधिगम के सिद्धांतों में चलेगा, मोटिवेशन हो रहा है तो ये तो लगातार चलता रहता है, लेकिन मुख्य यहाँ पे उद्दीपक और अनुक्रिया होती है। उद्दीपक और अनुक्रिया के बारे में हमने बहुत सारी बातें की थी। उद्दीपक क्या होता है? वह तत्व जो प्राणी को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, वो क्या कहलाता है? उद्दीपक कहलाता है। और प्रेरित होने के बाद में प्राणी द्वारा जो अनुक्रिया की जाती है वो क्या कहलाती है? क्रिया जो की जाती है वो क्या कहलाती है? अनुक्रिया कहलाती है। तो यहाँ पर उद्दीपक, अनुक्रिया, मोटिवेशन और रिफोर्समेंट, पुनर्बलन, ठीक है ना। यहाँ पर हम बात करते हैं संज्ञानवादी सिद्धांत जो होते हैं उसके अंदर क्या क्या होता है? संवेदना होती है, प्रत्यक्षीकरण होता है, ठीक है ना, संवेदना होती है, प्रत्यक्षीकरण होता है, बुद्धि होती है, संज्ञान होता है, ठीक है ना। ये सारे किसमें होते हैं? संज्ञानवाद में होते हैं। इसके बाद में यहाँ पर जो है हम बात करते हैं, यहाँ पर जो भी प्रयोग किए जाते हैं वो मानव पर प्रयोग किए जाते हैं, और यहाँ पर जो प्रयोग किए जाते हैं वो किस पर किए जाते हैं? सॉरी, यहाँ पे जो प्रयोग किए जाते हैं वो पशुओं पर प्रयोग किए जाते हैं, पशुओं पर।
और यहाँ पर जो प्रयोग किए जाते हैं संज्ञानवाद में, वे डायरेक्ट मानव पर प्रयोग किए जाते हैं। तो अधिगम के जो सिद्धांत होते हैं वो अधिगम के सिद्धांत कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के सिद्धांत हैं, व्यवहारवादी सिद्धांत और संज्ञानवादी सिद्धांत। तो मैं सारा रिपीट नहीं करूँगा, मैं आपको इतना बताना चाह रहा था, ये थोड़ा सा आपको कनेक्ट करने के लिए एक बार मैं रिपीट कर रहा था। ये व्यवहारवादी सिद्धांत हमारे लगभग हो चुके थे और आज हम बात करेंगे संज्ञानवादी सिद्धांत की। हमारे व्यवहारवादी जो सिद्धांत थे वो व्यवहारवादी सिद्धांत हो चुके थे और आज हम जो बात करने वाले हैं वो किसकी बात कर रहे हैं? संज्ञानवादी सिद्धांतों की बात करने वाले हैं। संज्ञानवादी सिद्धांत क्या है, कौन कौन से हैं, कौन कौन से मनोवैज्ञानिक हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, इस सब के बारे में हमने बात कर ली है। आज हम बात करते हैं संज्ञानवादी सिद्धांत की। और संज्ञानवादी सिद्धांत में हम सबसे पहले बात करेंगे हम संज्ञानवादी सिद्धांत की हम बात करने वाले हैं। और संज्ञानवादी सिद्धांत में बारे में हम बात करेंगे सबसे पहले गेस्टाल्टवाद। गेस्टाल्टवाद सबसे पहले हम बात कर रहे हैं गेस्टाल्टवाद। कितना है टाइम कितना होगा, कितने मिनट होगी? हाँ, गेस्टाल्टवाद। आज हम सबसे पहले संज्ञानवादी के अंदर बात करेंगे, गेस्टाल्टवाद की बात करें। गेस्टाल्टवाद क्या है? गेस्टाल्ट जो है जर्मन भाषा का शब्द है। किसका शब्द है? जर्मन भाषा का। देखिए थोड़ा सा हम बात कर रहे हैं गेस्टाल्टवाद के बारे में। गेस्टाल्ट जो है जर्मन भाषा का शब्द है और जर्मन भाषा का शब्द होने के कारण इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है पूर्ण, संपूर्ण या समग्र। गेस्टाल्ट जो है वो जर्मन भाषा का शब्द है। आज हम पहला सिद्धांत कर रहे हैं संज्ञानवाद में, गेस्टाल्टवाद या गेस्टाल्टवादी सिद्धांत की बात कर रहे हैं हम। और गेस्टाल्टवाद में मुख्य में 4 मनोवैज्ञानिक आते हैं, मैक्स वर्दिमर, वोल्फगैंग कोहलर और कुर्ट कोफका और कुर्ट लेविन। 4 मनोवैज्ञानिक है, चारों की हम बात करेंगे। गेस्टाल्ट जो है किस भाषा का शब्द है? जर्मन भाषा का शब्द है। और उसका अर्थ क्या होता है? पूर्ण, संपूर्ण या समग्र। तो इस सिद्धांत को हम क्या कहते हैं? पूर्णाकारवाद कहते हैं। पूर्णाकारवाद कहते हैं, ठीक है ना। संपूर्ण से संपूर्णाकारवाद कह सकते हैं, कारवाद। और समग्र से क्या कहते हैं? समग्रतावाद। समझ में आना आपको? यानी गेस्टाल्ट जो जर्मन भाषा का शब्द है और जर्मन भाषा का शब्द होने के कारण इसका अर्थ क्या होता है? पूर्ण, संपूर्ण या समग्र। तो पूर्णाकारवाद, संपूर्णाकारवाद और समग्रतावाद। एक इसको हम क्या कह सकते हैं? गेस्टाल्टवाद कह सकते हैं। इसके बाद में हम इसको हम कह सकते हैं इनसाइड थ्योरी कह सकते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? इनसाइड थ्योरी कहते हैं, ठीक है ना। एक नाम इसको दिया जाता है कॉग्निटिव थ्योरी कहते हैं। कॉग्निटिव थ्योरी यानी संज्ञानवाद, ठीक है ना। इसको हम हिंदी में क्या कह सकते हैं? संज्ञानवाद कह सकते हैं, संज्ञानवाद कह सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में हम एक इसको नाम दे सकते हैं, इसको तात्कालिक ज्ञान का सिद्धांत, ठीक है ना। एक इसको कह सकते हैं अव्ययवादी सिद्धांत, अव्ययवादी सिद्धांत, इसको हम कह सकते हैं अव्ययवादी सिद्धांत कह सकते हैं। एक इसको हम कह सकते हैं वास्तविक ज्ञान का सिद्धांत, एक इसको हम कह सकते हैं वास्तविक ज्ञान का सिद्धांत कह सकते हैं इसको हम, ठीक है ना। और एक मेन और है व्यवहारिक सिद्धांत है। अब यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है। व्यवहारवादी सिद्धांत और व्यवहारिक सिद्धांत, ये जो सिद्धांत है ये कौन सा है? व्यवहारिक सिद्धांत है। और वो सिद्धांत कौन सा था? स्किनर वाला, थॉर्नडाइक वाला, वो कौन से हैं? व्यवहारवादी सिद्धांत है। अब हम बात कर रहे हैं, देखिए गेस्टाल्टवाद कह सकते हैं इसको। आज हम जिस सिद्धांत की बात कर सकते हैं उसका नाम क्या है? गेस्टाल्टवादी सिद्धांत। पूर्णाकारवाद, संपूर्णाकारवाद, समग्रतावाद, इसको हम कह सकते हैं इनसाइड थ्योरी कह सकते हैं, इसको कॉग्निटिव थ्योरी कह सकते हैं,
संज्ञानवाद कह सकते हैं, तात्कालिक ज्ञान का सिद्धांत कह सकते हैं, अव्ययवादी कह सकते हैं, वास्तविक ज्ञान का सिद्धांत इसको हम कह सकते हैं, और व्यवहारिक सिद्धांत भी हम कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं 1912 में मैक्स वर्दिमर अपने 3 अन्य साथियों के साथ, कौन कौन से, वोल्फगैंग कोहलर, कुर्तकोफका, कुर्तलेविन, ठीक है ना, वोल्फगैंग कोहलर, कुर्तकोफका, कुर्तलेविन, मैक्स वर्दिमर 1912 में, और जर्मनी में, कहाँ पर, जर्मनी में अपने साथियों के लेकर एक संप्रदाय की स्थापना करते हैं, गेस्टाल्टवाद संप्रदाय की, ठीक है ना, गेस्टाल्टवाद संप्रदाय की स्थापना, ठीक है ना, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि गेस्टाल्टवाद संप्रदाय की स्थापना करते हैं। लेकिन उसके बाद में विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाता है, और विश्व युद्ध प्रारंभ होने के कारण ये चारों के चारों जो है वो अमेरिका पहुंच जाते हैं, और 1920 में इनकी जो थ्योरी है वो एक पत्रिका में प्रकाशित होती है, तब ये लोगों के सामने आती है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं संज्ञानवादी सिद्धांत, और संज्ञानवादी सिद्धांत में सबसे पहले हम बात करें गेस्टाल्टवाद की। गेस्टाल्टवादी सिद्धांत जो है, गेस्टाल्ट शब्द वो किस भाषा का शब्द है, जर्मन भाषा का शब्द है, इसका अर्थ है पूर्ण, संपूर्ण या समग्र। तो पूर्णाकारवाद, संपूर्णाकारवाद, समग्रतावाद, इनसाइड थ्योरी कह सकते हैं, कॉग्निटिव थ्योरी कह सकते हैं, संज्ञानवाद कह सकते हैं, तात्कालिक ज्ञान का सिद्धांत कह सकते हैं, अव्ययवादी सिद्धांत कह सकते हैं, वास्तविक ज्ञान का सिद्धांत कह सकते हैं, और व्यवहारिक सिद्धांत कह सकते हैं। इसके बाद में हमने बात की थी कि 1912 में मैक्स वर्दिमर, ठीक है ना, इन्होंने अपने 3 साथियों के साथ, वोल्फगैंग कोहलर, कुर्तकोफका, कुर्तलेविन, इन चारों ने मिलकर जर्मनी में एक गेस्टाल्ट संप्रदाय की स्थापना करते हैं। विश्व युद्ध कारण प्रारंभ होने के कारण ये कहाँ चले जाते हैं, अमेरिका चले जाते हैं, और 1920 में इनका सिद्धांत एक पत्रिका में प्रकाशित होता है। तो लगभग इसकी जो तिथि आती है वो क्या मान जाती है, 1920 मान जाती है। क्यों मान जाती है, क्योंकि लोगों के सामने लगभग पहली बार 1920 के अंदर आता है, जबकि 1912 के अंदर सिद्धांत दे दिया जाता है। आज के लिए इतना ही, और बाकी हम कल डिस्कस करते हैं इसके बारे में।